हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। KVM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। तो इस भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ते हैं। तो अब हमने अल्कोहल बनाने की, फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएँ, अल्कोहल व फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएँ तो अल्कोहल और फिनॉल सेम देते हैं। तो हम जैसे मान लो अल्कोहल का पढ़ेंगे तो अल्कोहल भी कई तरह की अभिक्रियाएँ देता है। ये अल्कोहल है। अल्कोहल कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी देता है जिनमें OH बंध टूटता है, और कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनमें ये एल्किल और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। तो इस तरह से इनकी जो अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें ये दोनों ही बंध टूटते हैं। तो अगर मान लो ये वाला बंध टूटता है तो इसमें ये इसके टुकड़े इस तरह से हो जाते हैं RO- और H+, ठीक है। और इस तरह से बंध टूटता है तो R+ और OH-, ठीक है। दो टुकड़े होते हैं दो तरह की अभिक्रियाओं में। अगर ये वाला बंध टूटता है तो ये जो समूह है ये नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इस तरह से दो टुकों में टूटता है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। तो इसमें अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है तो इसमें ये नाभिक स्नेही का एल्कोक्साइड बनता है, और एल्कोक्साइड, और यदि ये वाला बंध टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कार्बोधनायन बनता है। कार्बोधनायन में हमने देखा था जब अभिक्रियाएं होती थी, इनसे अभिक्रियाएं होती थी तो हम अल्किल हैलाइड बनाते थे, और यहाँ पर अभिक्रियाएं होंगी तो ज़्यादातर ईथर यौगिक बनते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, अल्कोहल। अगर मान लो इस तरह से ये बंध टूटेगा तो नाभिक स्नेही बनता है, तो अल्कोहल किस तरह से काम करेगा, नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। यदि ये वाला बंध टूटता है तो ये अल्कोहल किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। तो हम जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं उनमें हमारी फर्स्ट अभिक्रिया है, यानी हम पहले इसकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, यानी 1 नंबर लिख लेना, अल्कोहल जिनमें OH बंध टूटता है, बंध टूटता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम फर्स्ट अभिक्रिया है धातु से अभिक्रिया कराते हैं, धातु से अभिक्रिया। जब अल्कोहल या फिनॉल की अभिक्रिया हम धातु से कराते हैं तो एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरह से जैसे मान लो ये अल्कोहल लिया, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, यहाँ से ये बंध टूटेगा और क्या होगा, RONA प्लस में H2 गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना इनकी अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, और ये क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। और यदि ये तो रहा अल्कोहल, और यदि फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं इसमें भी यही बंध टूटता है, यहाँ से टूटेगा बंध, ये वाला OH बंध, अभिक्रिया कराते हैं Na से, क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये तो थी किसी भी धातु से हम अभिक्रिया कराते हैं इनकी, ये क्या है, धातु हैं, ठीक है। और यदि हम जलीय NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, इनकी अभिक्रिया जलीय NaOH से कराएं, जैसे ROH प्लस में NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो वही एल्कोक्साइड बनते हैं, प्लस में H2O बाहर निकलता है। ऐसे ही इसमें फिनोक्साइड में C6H5OH फिनॉल है, NaOH से अभिक्रिया कराएंगे C6H5ONA,
सोडियम फिनॉक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस वो H2 बाहर निकलता है। तो ये जलीय NaOH लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। फिनॉल है, अल्कोहल है ना, सेम अभिक्रियाएं हैं। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इन सब में हाइड्रोजन गैस निकलना अम्लीय गुण को दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये धातु से अभिक्रिया होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अभिक्रिया है एस्टर का निर्माण। देखो एस्टर का निर्माण अल्कोहल से कैसे होता है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऐसे लिख सकता हूँ ROC∼R', ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है अल्कोहल, इससे अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ से बंध टूटेगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बनता है कि रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, ROC∼OR' प्लस में H2O, ये हो गया एस्टर, ठीक है। अल्कोहल से एस्टर बनता है और फिनॉल से एरोमेटिक एस्टर बनता है, ये एलिफेटिक एस्टर कहलाता है। और यदि हम फिनॉल लेते हैं यहाँ पर प्लस में कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जल के अणु का निष्कासन होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टर बनता है प्लस में H2O। इस तरह से एस्टर का निर्माण अल्कोहल से और फिनॉल से कर सकते हैं। और यदि अम्ल क्लोराइड से भी हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे हमने अल्कोहल लिया, अम्ल क्लोराइड का मतलब होता है ClC∼OR, ठीक है। ये अम्ल क्लोराइड कहलाता है, अम्ल क्लोराइड। इसमें HCl बाहर निकल जाएगा। ये पिरीडीन की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, पिरीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है और HCl बाहर निकलता है, इस तरह से। तो लैंग्वेज हम इनको देख के लिख सकते हैं। ये तो हमने कॉमन एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें कोई भी बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, कोई भी अम्ल क्लोराइड हो सकता है, अल्कोहल भी कितना भी बड़ा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से हो सकते हैं। तो ये कॉमन अभिक्रियाएं हैं जिसमें OH बंध टूटता है और एस्टर का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये इनको एस्टरीकरण भी कहते हैं। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण होना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो इसको एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ भी इनके कई नाम होते हैं। यदि हम इसका अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो इसको एसिलीकरण कहते हैं, एसिलीकरण। अब एसिलीकरण में हम दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक तो अम्ल क्लोराइड का और एक एसिटिक एनहाइड्राइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये बात करें इसकी, एस्टरीकरण में है, ये सब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटता है। यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, C∼OR, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इसमें देखो क्या बंध टूटता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाता है इस तरह से, तो क्या बनता है, एस्टर बनेगा यहाँ पर ROC∼R। मैं यहाँ अंतर करने के लिए, जैसे ये कार ये है, ये सिंगल डैश है और ये डबल डैश, ठीक है, तो यहाँ डबल डैश का R बच गया, ये यहाँ पर लिख दिया। प्लस में क्या बाहर निकलता है, ये H इधर आकर जुड़ जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बाहर निकलता है, RC∼
OH। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिर अल्कोहल से भी क्रिया करके एस्टर बना देता है। तो ये जो दो, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, वो एनहाइड्राइड बोलेंगे, एसिटिक नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर हम मान लो यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो एसिटिक बोलेंगे। ये क्या है? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं दोनों, ये क्या कहलाती हैं? एसिडीकरण कहलाती है। अब ये अभिक्रियाएं अल्कोहल भी देता है और फिनॉल भी देता है। अब देखो इनकी क्रियाशीलता क्या होती है कि यदि अल्कोहल प्राथमिक है तो अभिक्रिया क्या होगी, द्वितीयक अल्कोहल है तो क्या होगी, और टर्सरी अल्कोहल है तो क्या होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे ये R समूह जुड़ा हुआ है, पहले भी बताया था, इसके आगे ऑक्सीजन परमाणु है, इसके आगे हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंध टूटता है, ये वाला बंध टूटेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो जाता है और ये प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर देखो ये एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एल्किल समूह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये भी इधर डोनेट करता है, यानी +I प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर एक एल्किल समूह है तो +I प्रभाव कम होता है, यानी कम इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता, एस्टरीकरण की क्रियाशीलता द्वितीयक और तृतीयक की तुलना में अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अल्कोहल में एल्किल समूह बढ़ते हैं तो +I प्रभाव भी बढ़ता है, जिसके कारण एस्टरीकरण की क्रियाशीलता धीमी हो जाती है और इसका एस्टर बनना कम हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इनका जो क्रम होगा, यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो +I प्रभाव बढ़ने के कारण एस्टरीकरण की क्रिया धीमी हो जाती है, यानी स्लो हो जाती है, एस्टर कम बनते हैं। कारण क्या होता है कि हम पहले भी बताया था, इनकी अम्लीय प्रकृति में क्या होता है कि अल्कोहल में जो H होता है वो बाहर निकलता है, तो उस जो किससे बंध टूटता है, ऑक्सीजन परमाणु के साथ से बंध टूटता है। जैसे मान यहाँ पर ये है CH3CH, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है OH। अब यहाँ पर देखिए ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इस कार्बन से कितने एल्किल समूह हैं, 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन को धकेलेगा और ये भी +I प्रभाव दर्शाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। अब बढ़ जाएगा तो इसको इस बंध के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कम पड़ती है। क्यों? अगर इसकी कम पड़ेगी तो हाइड्रोजन बाहर कम निकलेंगे, यानी ये बंध कम टूटेगा, अर्थात क्रियाशीलता में कमी आएगी। अगर यहाँ पर एल्किल समूह नहीं है तो ये बंध तेजी से इधर टूटेगा और H+ बाहर निकलेगा, यानी ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो इसमें का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रम क्या होता है, इनका क्रम क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैथिल अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी एस्टरीकरण की क्रिया में। और इसके बाद जैसे मान लो CH3CH2, एक कार्बन बढ़ गया, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी क्रियाशीलता इसकी तुलना में कम होगी। दोनों प्राथमिक अल्कोहल हैं। अब यदि सेकेंडरी अल्कोहल ले, CH3CH और CH3OH, ठीक है, ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी क्रियाशीलता इससे भी कम होती है। और सबसे कम किसकी होगी, टर्सरी अल्कोहल की होती है, इसमें +I प्रभाव और भी ज़्यादा होता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ ज़्यादा आ जाएंगे, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने की कम ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये तो हो गए टर्सरी कार्बोकैटायन। इसके बाद फॉर्मिक अम्ल, इसके बाद क्या, एसिटिक अम्ल, ये क्रम होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का भी, CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर इससे कम क्या होता है, एक एल्किल समूह और बढ़ा दो, यहाँ पर आ गया CH और C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखो पहले 3 थे, एक हाइड्रोजन की जगह आ गया मैथिल समूह या 2 आ गया। ठीक है, एल्किल समूह बढ़ गया एक, इसके बाद नेक्स्ट और बढ़ा दो, CH3 CH और CH3,
C डबल बॉन्ड OH। ये 2 एल्किल समूह हो गए। इसमें यहाँ पर मैं गोले लगा रहा हूँ कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं प्लस I प्रभाव बढ़ता जाता है और इस तरह से ये इनका क्रम होता है CH3 CH3 और CH3, यहाँ पर OH। इसमें 2 एल्किल समूह हैं। तो इस तरह से एस्टरीकरण में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम इस तरह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये हो गया हमारा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में 2 चीज़ें होती हैं। यदि अम्ल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर बनते हैं, और एसिलीकरण में यदि अम्ल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड से कराते हैं तो भी एस्टर ही बनते हैं। तो इस तरह से एस्टरीकरण कंप्लीट हो गया। इन सब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। तो ये क्रम लिख लीजिए इसका। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMgX से। अब देखो अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन होता है, तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है और एल्केन बनाता है। कैसे बनाएगा? जैसे यहाँ पर ROH, ठीक है, ये सक्रिय हाइड्रोजन है, प्लस में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेगा RMgX। तो यहाँ पर ये RH बाहर निकल जाएगा। RH का मतलब होता है एल्केन, और Mg से क्या जुड़ जाएगा? OR। इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से गर्म करते हैं तो RH प्लस में MgOR और X ये बाहर निकल गए। ये क्या बन गया? एल्केन। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के भी हम क्या एल्केन बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ये है अल्कोहल। जैसे कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैथिल अल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो मैथेन बनता है। यहाँ पर गर्म करेंगे CH3H प्लस में Mg, यहाँ पर क्या लिखेंगे? OCH3 और Br। ये क्या बन गया? मैथेन। इस तरह से एल्केन का निर्माण यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। तो ये हमारी वे अभिक्रियाएं हो गई जिनमें OH के बीच का बंध टूटता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे, वो क्या होंगी? वे अभिक्रियाएं जिनमें ROH यानी एल्किल समूह और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, का बंध टूटता है, ठीक है। तो अगर ये बंध टूटता है तो अल्कोहल किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। यहाँ पर अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जिनमें RO बंध टूटेगा तो इसमें अभिक्रियाओं में अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं होती हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड में पढ़ी थी। वही अभिक्रियाएं यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होंगी, तो यहाँ पर आ गई। जैसे हमने उसमें कराया था कोई कौन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अब देखो इसमें क्या बनता है? कार्बधनायन। अगर कार्बधनायन बनेगा तो अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? इसमें टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या करता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है अल्कोहल। क्यों? इसमें क्या बनेगा? ये बंध टूटेगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है, और टर्सरी कार्बोकैटायन क्या करता है? ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है इसमें। तो ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। कौन सा है ये? तृतीयक अल्कोहल। इससे पहले जो हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे जिनमें ये वाला बंध टूट रहा था, हाइड्रोजन वाला, वहाँ पर उल्टा क्रम था। क्यों? वहाँ पर जो RO है ये किसकी तरह? नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा था। तो नाभिक स्नेही था तो यहाँ पर क्या था? उल्टा क्रम था कि प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील था, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्सरी अल्कोहल। ये क्रम था यहाँ पर। यहाँ पर ये क्रम उल्टा हो जाएगा। टर्सरी, सेकेंडरी, ROH और फिर प्राइमरी CH2OH और ROH, ठीक है। ये दोनों क्या है? प्राइमरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें क्रम क्या हो गया? टर्सरी, सेकेंडरी और
प्राइमरी, ये क्रम होता है। किनमें? अगर ये बंध टूटता है तो ये क्रम होता है। ये वे अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी SN1 SN2 जो हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी थी, रिपीट होंगी। और ये अभिक्रियाओं में क्या होता है, ये नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा और इसमें क्रम ये होगा, प्राथमिक सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सेकेंडरी कम और टर्सरी उससे भी कम होगा। तो इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। वहाँ पढ़ी थी हमने HX से अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया, और PCl5 से अभिक्रिया, PCl3 से अभिक्रिया, है ना, अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड बनते थे इनमें। तो इन अभिक्रियाओं में जो फर्स्ट अभिक्रिया है हमारी वो हम क्या पढ़ेंगे, इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये इनका क्रम है अल्कोहल का। तो यहाँ पर हम जो पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया है HX के साथ अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है वहाँ भी हमने पढ़ा था, यानी HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है, ZnCl2। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ल्यूकोस अभिकर्मक, ल्यूकोस अभिकर्मक, यानी ल्यूकोस रिएजेंट होता है। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेंगे, ये वाला बंध टूटेगा, देखो ये वाला, ठीक है, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर RH प्लस में H2O। तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन हैलाइड का भी क्रियाशीलता का क्रम होता है, जैसे उसमें भी हमने पढ़ा था पहले और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। इसका जो हाइड्रोजन हैलाइड का क्रम होता है वो HiBrCl होता है। क्या होता है, HI HBr और HCl, ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है हाइड्रोजन हैलाइड का। कारण उसमें बताया था क्योंकि ये आकार बड़ा है, तो आकार यदि H और I है, आयोडीन का आकार बड़ा है तो ये आसानी से टूट जाता है। क्यों? बड़ा होगा तो बंध लंबाई ज़्यादा होगी, आकर्षण कम होगा, तो ये ज़्यादा क्रियाशील होता है, तेज़ी से अभिक्रिया करेगा। जैसे जैसे यहाँ Br पर जाएंगे, Br का आकार I से छोटा होता है, क्लोरीन का उससे भी छोटा होता है। और HF की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, कारण क्योंकि HF की जो त्रिज्या होती है इनके बीच में वो बहुत ही छोटी होती है, इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, तो इनमें आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, तो इस बंध को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये क्रियाशीलता में बहुत ही कम भाग लेता है। तो हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का ये क्रम हो गया। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ल्यूकोस अभिकर्मक की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्रियाविधि वही होगी, इसकी दो पदों में होंगी, SN1 से भी हो सकती हैं व SN2 क्रियाविधि से भी ये संपन्न हो सकती हैं। इनको प्रभावित कौन करता है, एल्किल समूहों की संख्या प्रभावित करेगी कि SN1 होगी या SN2 ज़्यादा होगी। ध्यान रहे, ये जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये SN2 से होगी या SN1 से होगी। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन ये क्या होती है, दो पदों में होती है, ये एक पद में होती है। इसको एक आणविक कहते हैं, इसको द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और ये मोनोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो होती दोनों है, लेकिन एक ज़्यादा होती है एक कम होती है। वो डिपेंड करता है एल्किल समूहों की संख्या पर। अगर किसी में अभिक्रिया में SN1 ज़्यादा हो रही है तो SN1 कम होगी, ठीक है, और यदि ये अधिक होती है तो SN1 कम होती है। वो इन संख्याओं पर डिपेंड करती है कि प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। क्लियर है। तो ये HX से अभिक्रिया हो गई, ग्लूकोस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया करते हैं PCl5 के साथ। सेकेंड अभिक्रिया है PCl5 व PCl3 के साथ।
दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ये अभिक्रिया हमने वहाँ भी पढ़ी है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन, ठीक है, इसमें क्या डालते हैं, इसको गर्म करते हैं, पिरीडीन की उपस्थिति में और भी कैडमियम भी डाल देते हैं ताकि इसका विषाक्त प्रभाव समाप्त हो जाए। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, RCl, एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब देखो वही अभिक्रिया होती है जैसे हमने पहले बताई थी, ROH, ठीक है, दोनों ही बंध टूट जाते हैं, पहले ये बंध टूटता है फिर उसके बाद ये टूटता है। यहाँ पर P है, Cl है, Cl है, 3 Cl, ये 5 Cl हो गए, तो HCl बाहर निकल गया, एल्किल हैलाइड बाहर निकल गया। ये क्या बचा, POCl3, POCl3 प्लस में HCl, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में बना HCl क्या होता है, पिरीडीन द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो एल्किल हैलाइड बनाने की ये अच्छी विधि मानी जाती है। ये किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद PCl3 का हो गया, 5 का हो गया, अब कराते हैं PCl3 की अभिक्रिया इसमें। तो अल्कोहल की अभिक्रिया, अब देखो PCl3 से जब कराते हैं तो अल्कोहल के 3 अणु लेते हैं प्लस में यहाँ पर PCl3ClP। तो इसमें क्या होता है, PCl3, मैं यहाँ लिख देता हूँ PCl3, तो ये 3 अणु काम में आते हैं। तो हम यहाँ उसको गर्म करेंगे तो क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है प्लस में H3PO3 फास्फोरिक अम्ल भी बनाता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस तरह से PCl3 से भी अभिक्रिया करा देते हैं। अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मान लो 3 अल्कोहल हैं, अभिक्रिया कराते हैं Cl किससे, P है, तो 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, वो सॉरी RCl, मैं इनको अल्कोहल को ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर उल्टा करके, Cl, ये तो हो गए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस में यहाँ पर ROH, तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वो बाहर निकल जाएंगे और POH, ट्रिपल OH या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं POH3, है ना, फास्फोरिक अम्ल ये बनता है और ये एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड बनाने की भी विधियाँ हो गई और यहाँ पर अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, वहाँ भी पढ़ी थी जिसको डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है हमारी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है, इसको हम डार्जन प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ भी पढ़ा था डार्जन प्रक्रम। क्या होता है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ROH प्लस में थायोनिल क्लोराइड SOCl2, है ना, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसको किस में करते हैं, पिरीडीन व उबलती जाइलिन। इसमें बेरियम भी होता है, बेरियम भी डालते हैं और PD, ये क्या करते हैं, इनके विषाक्त प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इसमें क्या बनता है कि एल्किल हैलाइड RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl, इसमें जो ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैसीय अवस्था में होते हैं जो वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पित हो जाते हैं तो क्या बनता है, सिर्फ इसमें एल्किल हैलाइड ही बचता है। तो एल्किल हैलाइड बनाने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, इसे डार्जन प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये
एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है हमारी, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। इसके बाद हम अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एमीन बनते हैं। ये जो अभिक्रिया आप कराएंगे इसके बाद डार्जिलिंग प्रक्रम के बाद कौन सी अभिक्रिया होती है? अमोनिया से अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है चौथी पांचवी जो भी चल रही है, अमोनिया NH3 से अभिक्रिया। अब देखो ये जो अमोनिया से हम अभिक्रिया करा रहे हैं ये आगे एमीन वाले पार्ट में फिर से रिपीट होगी कि वहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाने के काम आती है। अमोनिया से अभिक्रिया कैसे करता है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है, तो उनकी अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं HNH2 यानी NH3 है ये, तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसकी? शुष्क ड्राई ZnCl2 की उपस्थिति में के साथ गर्म करते हैं 573 केल्विन के लगभग। इसको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, तो इसमें क्या बनते हैं? एल्किल एमीन बनते हैं, यानी ये बंध टूटता है और जलकाणु बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या बनता है? RNH2 प्लस में H2O, एल्केनेमीन, एल्केनेमीन यानी एल्केन प्लस में एमीन, यानी एमीन बनते हैं। ये प्राइमरी एमीन है। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी एमीन बनता है। इस तरह से एमीन बनाए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट अभिक्रिया है वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन रिडक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है? अल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं। रेड पी, जहाँ पर लाल फास्फोरस आ जाए इसका मतलब अपचयन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो यहाँ पर अपचयन कराते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्केन बनते हैं। एल्केन प्लस में I2 बाहर निकलती है और H2O बाहर निकल जाता है, यानी HI के साथ कराते हैं इसमें HI। जब अल्कोहल का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ पर एल्केन बनते हैं। अब देखो वहाँ पर HI से अभिक्रिया कराई थी तो एल्किल हैलाइड बने थे, है ना। हम यहाँ पर इससे पहले जो अभिक्रिया ये पढ़ी थी उसमें हमने अभिक्रिया कराई थी HI से, तो वहाँ पर क्या बना था? जलकाणु बाहर निकला था और क्या बना था? RI बना था। लेकिन यदि हम अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो अपचयन होता है और अपचयन होगा तो एल्केन बनते हैं। इस तरह से एल्केन बनाने के काम भी अल्कोहल आता है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर आयोडीन अपचयित हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। ये तो हो गई जिनमें RO बंध टूटता है, और इससे पहले की रीति हमने यहाँ पर जिनमें OH बंध टूटता है। अब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे जिनमें दोनों ही बंध टूटते हैं, एक साथ टूटते हैं दोनों बंध, R अलग हो जाता है और O अलग और H अलग हो जाता है ना। तो तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमारी, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल और हाइड्रोक्सिल दोनों समूह टूटते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों की अभिक्रियाएं। तो इनमें जो पहली अभिक्रिया है वो है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, यानी ये अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 के साथ। ऐसे भी हेडिंग लग सकते हैं इसको, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। अब देखो इससे जब अभिक्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 से कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। अगर जैसे मान लो हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया इसको गर्म करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, गर्म करते हैं 413 केल्विन पर, ठीक है। तो इसके क्या होंगे? 2 अणु लेंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा, RCH2CH2O R,
प्लस में H2O, तो ये क्या बनता है, ईथर बनता है। अगर हम इसी अभिक्रिया को और अधिक तापमान पर करें, 423 से 433 केल्विन पर कराते हैं, जिसे हमने लिया यहाँ पर RCH2 और CH2OH, ठीक है, एल्केनॉल है। इसको हम क्या कराते हैं, गर्म करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, कितने पर, 423 से 433 केल्विन, यानी तापमान को बढ़ा देते हैं, अधिक गर्म करते हैं, तो इसमें एल्कीन बनती हैं, एल्कीन। तो एल्कीन के निर्माण में भी इन अभिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, एल्कीन बनती हैं और प्लस में H2O बाहर निकलता है। तो इस तरह से कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, तो दोनों अभिक्रियाओं में ही जल के अणु का निष्कासन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो ये इसकी क्रियाविधि भी 3 पदों में संपन्न होती है। तो हम इसकी क्रियाविधि करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अभिक्रिया का। जैसे हम कोई अभिक्रिया लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने CH2H CH2OH, ठीक है, अल्फा बीटा, इसको क्या कहते हैं, अल्फा, ये बीटा कार्बन भी है, अल्फा बीटा विलोपन होता है। मैं इस H को यहाँ भी लिख सकता हूँ नीचे इस तरह से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम क्या है इसका, CH3CH2OH, यानी एथेनॉल है, एथेनॉल। जब एथेनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इसको 433 से 443 केल्विन भी लिख सकते हो, तब गर्म करते हैं तो एथीन बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O का निष्कासन होता है, एथीन। तो अब देखो एथीन कैसे बनती है, एल्कीन बन गई। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, हम क्रियाविधि को इस तरह से लिखते हैं, निर्जलीकरण की क्रियाविधि, है ना, एग्जाम में कई बार आ जाता है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, क्रियाविधि सहित समझाइए। इसलिए मैं इसकी क्रियाविधि भी समझा रहा हूँ। जो पहला पद होता है, पहले पद में सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटॉन जुड़ता है, प्रोटोनेशन होता है। जैसे हमने उसमें सबसे पहले H2SO4, यहाँ पर इसका प्रोटोनीकरण होगा H+ और HSO4-, ये प्रोटॉन है। अब इसका जो पहला पद होता है प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु अपने लॉन पेयर दान करता है प्रोटॉन को, प्रोटॉन जोड़ता है, तो अल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। यहाँ पर इसको ले लेते हैं CH3CH2OH, इसके पास लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, ये हल्का क्षारीय भी होता है कि OH को भी निकाल देता है, कार्ब धनायन बनाता है। प्लस में प्रोटॉन इससे जुड़ता है, ये अपने लॉन पेयर इससे ये आकर बंध बना लेगा और प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनाता है, CH2OH और H, इस पर आ गया प्लस, ये कहलाता है प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनीकृत अल्कोहल बन गया। अब सेकंड पद में क्या होता है, पद सेकंड में निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण होता है और कार्ब धनायन का निर्माण होगा। इसमें निर्जलीकरण में क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। जैसे वहाँ पर ये लिखा हुआ है CH3CH2OH और यहाँ पर H और ये प्लस है, तो इसमें से क्या होगा कि ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और ये बंध टूट जाता है और कार्बन पर प्लस हो जाता है और यहाँ बनता है CH3CH2 प्लस और प्लस में H2O। तो ये कार्ब धनायन का निर्माण हो गया, इसका कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है। अब देखो कार्ब धनायन ये प्राथमिक अल्कोहल था, द्वितीयक अल्कोहल भी हो सकता है, तृतीयक अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ प्राथमिक कार्बोकेटायन बनता है। अब इस थर्ड पद में क्या होता है, विप्रोटोनीकरण होता है, विप्रोटोनीकरण, विप्रोटोनीकरण होता है।
कार्बोकैटायन से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस लगा हुआ है तो ये वाला कार्बन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसमें से H, ये H बाहर निकलेगा और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा V प्रोटोनीकरण हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H प्लस आयन, ये प्रोटॉन बाहर निकल गया और ये क्या बन गई हमारी एल्कीन बन गई। ठीक है, यही बनानी थी। अब देखो ये प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, वापस इससे जुड़ जाएगा और H2SO4 बना लेता है। इसलिए ये सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, रिवर्सिबल होती हैं, दोनों तरफ तीर दर्शाते हैं। तो ये इसकी क्रियाविधि हो गई निर्जलीकरण की, या सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर यदि हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है और 413 केल्विन तक यानी निम्न ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी क्रियाविधि है। निर्जलीकरण में एक चीज़ इम्पोर्टेंट और होती है, जो पहले भी बताया था, इसमें जो अल्कोहल का क्रम होगा वो क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये क्या होता है, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है, इनसे क्या बनती हैं, एल्कीन बनती हैं। अब कई बार क्या होता है, एल्कीन का मिश्रण भी बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें एक एग्जांपल लेकर, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 CH2OH। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर इससे तो OH हटेगा और यहाँ पर जैसे मान लो ये OH यहाँ पर हुआ तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। या और भी आगे बढ़ा दें हम यहाँ पर CH3 कर दें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर, इस कार्बन पर तो क्रियात्मक समूह है, तो इससे एक H यहाँ से हट सकता है और एक H यहाँ से, 2 अल्फा कार्बन हो गए इसके। तो यहाँ पर 2 एल्कीन बनने की संभावना होती है। तो 2 एल्कीन कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3, ये वाली एल्कीन बनेगी, 1 ब्यूटीन बनती है। और दूसरी क्या बनती है, यदि H यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बनती है 2 ब्यूटीन और ये बनती है 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे, कौन सी ज़्यादा मात्रा में बनती है, वही सेट-जेफ का नियम। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें सेट-जेफ का नियम का पालन भी होता है। यदि किसी अल्कोहल का निर्जलीकरण कराने पर एल्कीनों का मिश्रण प्राप्त होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी हो, यही सेट-जेफ का नियम कहलाता है। इस तरह से निर्जलीकरण की अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी थी और यहाँ भी है। तो इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि में मेनली 3 पद होते हैं, 3 पद। अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें द्वितीय कार्बोकैटायन है और वो टर्सरी में बदल सकता है तो एक पद और बढ़ जाता है, जिसे हम रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यासित पद कहते हैं। तो इसमें 2 पद आते हैं, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, 2 पद और बढ़ जाएंगे, एक और बढ़ जाएगा। और यदि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों कार्बोकैटायन बनने की संभावना हो तो 3 पद बढ़ जाते हैं। इस तरह से मेन तो 3 ही पद होते हैं, लेकिन 4 भी हो सकते हैं और 5 पद भी हो सकते हैं निर्जलीकरण की अभिक्रिया में। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है ये जो विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ये तीनों प्रकार के अल्कोहल में अंतर करने के काम आती है। कि जैसे मान लो आपको एक टेस्ट ट्यूब में ये लिक्विड भर दिया है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक है या तृतीयक अल्कोहल है। तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण से कर सकते हैं। कैसे करते हैं परीक्षण,
अल्कोहल में अंतर करने की विशेष विधि होती है, विहाइड्रोजनीकरण है, ऑक्सीकरण है और विक्टर मेयर विधि है। तीनों में से एक में एक क्वेश्चन जरूर आता है। विहाइड्रोजनीकरण में क्या करते हैं कि जब अल्कोहल को, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ROH सामान्य है, जब अल्कोहल को गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इस तरह से RCH2OH प्राथमिक अल्कोहल लिया है तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनता है इसमें से वी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, इसका H और इसका H बाहर निकलता है और कार्बोनिल यौगिक बनते हैं RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनता है, प्लस में H2 बाहर निकलता है। तो ये 573 केल्विन पर ये इसको गर्म किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा था प्राथमिक अल्कोहल। अगर प्राथमिक अल्कोहल हुआ तो उसका विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब RCHR, 2 R हो गए, OH जुड़ा हुआ है, तो इसका कराते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, इसको गर्म करते हैं 573 केल्विन पर, तो एक H और ये H बाहर निकलता है और क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये हो गया कीटोन, प्लस में H2। तो हमें देखा कि प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है। अब देखो निकलता कैसे, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास CH3, CH2 और OH है। क्लियर है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH, और यहाँ पर H को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर O को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर H लिख दिया। एक ही बात है। एथेनॉल है, एथेनॉल भी हो सकता है, प्राथमिक अल्कोहल भी, द्वितीयक तृतीयक कोई सा भी हो सकता है, अभिक्रिया सेम होगी। तो अब देखो यहाँ से ये बंध टूटकर यहाँ आ जाता है, तो इस कार्बन और इसके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है। अब डबल बॉन्ड होने से कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, जो कि अस्थायी है। तुरंत ही ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। तो ये H कैसा हुआ, माइनस का, ये H कैसा हुआ, प्लस का। दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों क्या बना लेंगे, H2 बना देते हैं, और ये यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड। ये यहाँ से हट गया, ये भी कहाँ चला गया, वहाँ। तो ये बना हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और एक H जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एसिड एल्डिहाइड है ना, या R लिया है। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। तो टर्सरी से क्या बनता है, टर्सरी थोड़ा भिन्न होता है। तृतीयक अल्कोहल से एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है। तो हम अंतर करने में काम आ गया ये। तो नीचे टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे मान लो ये है CH3, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH3 है, ये OH है। इस H को हटा दो यहाँ से, ये क्या लग गया, CH3। कौन सा अल्कोहल हो गया, तृतीयक अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल। इसको गर्म करते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, 573 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हाइड्रोजनीकरण होगा। इसमें देखो यहाँ पर ये OH बाहर निकलेगा और इसका कोई H बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ CH2H, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, दिख रहा होगा। मैं वहाँ क्लियर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ टर्सरी अल्कोहल को यहाँ लिख रहा हूँ इधर। ये हमारे पास तृतीयक अल्कोहल है CH3 और CH3OH। इसको गर्म करते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में, 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो अब देखो इसमें एल्कीन बनती है। एल्कीन कैसे बनेगी, मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ भाई, CH2H ऐसे ही है, या इसका H निकल सकता है, या इसका S निकलेगा, या इसका। इस कार्बन से जुड़े कार्बन पर यदि हाइड्रोजन है तो ये H बाहर निकल जाते हैं। तो बंध कैसे टूटेंगे कि यहाँ पर ये दोनों में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए, तो OH कैसा हो गया, माइनस का। अब यहाँ पर 3 ही बंध बचे, तो ये बंध यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H प्लस का इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बाहर निकला, -H2O बाहर निकल गया और यहाँ पर क्या बन गई, CH3C। ऊपर क्या लिख दें, CH3। अब नीचे देखो क्या लिखना है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आ गया CH2, ये बन गई एल्कीन। क्लियर है, तीनों प्रकार के अल्कोहल से। ये हमारा क्या है, टर्सरी अल्कोहल। इस तरह से विहाइड्रोजनीकरण, इसमें हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो इस तरह से तीनों अल्कोहल में हम अंतर कर सकते हैं, वो एल्कीन बनती है। तो क्या लिखोगे, प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक अल्कोहल को गर्म करते हैं तो कीटोन बनता है, और टर्सरी अल्कोहल को गर्म करते हैं तो एल्कीन बनती है। तो ये हो गया हमारा विहाइड्रोजनीकरण। इसके बाद है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। इसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमें इस क्वेश्चन जरूर आता है, और आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी ये अभिक्रिया है, फिर से आएंगी, कार्बोनिल यौगिकों में भी आएंगी। तो इसमें भी क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन बनता है, कीटोन बनता है, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर एल्कीन बनती है। वही अभिक्रिया है, टर्सरी की कराएंगे तो एल्कीन बनेगी। तो इस तरह से तीनों प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें टर्सरी का अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो बी कीटोन यानी कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। अब ये ऑक्सीकरण आगे कराते हैं तो इनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, उनका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आगे फिर से इनका अल्कोहल बनते हैं। तो आगे लगातार ऑक्सीकरण होता रहता है। तो जहाँ तक जो उत्पाद हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम बना लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनना। तो ये एल्डिहाइड कैसे बनते हैं देखते हैं। अभिक्रिया में क्या होता है कि हम कोई भी प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, CH2OH, ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण के लिए कई ऑक्सीकारक होते हैं, जैसे अम्लीय या क्षारीय, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और या K2Cr2O7 या तनु HNO3, ये सभी क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और यहाँ पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, RC≡H, प्लस में H2O बाहर निकलता है। तो इस तरह से कार्बोनिल यौगिकों का प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। अब इन एल्डिहाइडों का और आगे ऑक्सीकरण कराते हैं इन्हीं की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ये है एल्डिहाइड। तो इनमें देखो जो मेन उत्पाद बने हैं, है ना, इसमें कितने कार्बन हैं, जितने कार्बन होते हैं सभी में, इसमें C1 एक कार्बन ही दिख रहा है, इसके मतलब और भी कार्बन हो सकते हैं, एक रहा है, यहाँ C1 है और यहाँ भी क्या है, C1 है, और यहाँ पे अंतिम उत्पाद पर भी C1 है, यानी कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। यदि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं हम यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ पर ही ले लो इतना, प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, कोई भी ऑक्सीकारक हो सकता है, CrO3, क्रोमिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, KMnO4 भी हो सकता है, K2Cr2O7 भी हो सकता है। किसी भी एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन बनते हैं, CH3 C≡CH3। तो यहाँ पर कीटोन बनते हैं,
ये क्या हो गया, कीटोन। अब सेकेंडरी अल्कोहल का आगे ऑक्सीकरण बहुत ही कम होता है, जितने कार्बन यहाँ पर होते हैं उतने ही कार्बन इस उत्पाद में भी होते हैं। कार्बन की संख्या समान रहती है, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा देर तक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में रखते हैं तो ये आगे और ऑक्सीकृत हो जाता है। अधिक देर तक रखने पर तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, इसमें 2 कार्बन बचे, यानी 1 कार्बन बाहर निकल गया। तो कार्बन में संख्या में कमी आई। प्राथमिक अल्कोहल लिया था तो कार्बन की संख्या में, चाहे उससे एल्डिहाइड बना हो, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना हो, तो कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं आती है। यदि सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये कौन सा है, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं तो उसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो उसको कीटोन बनता है। तो कीटोन बनने में कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। इसका आगे ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थिति में नहीं होता। यदि इसको इन्हीं ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ज़्यादा देर तक रखा रहेगा तो ये आगे फिर ऑक्सीकृत हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा तो उसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन थे। इस तरह से कार्बन की संख्या में कमी आती है और ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण के बाद आता है टर्सरी अल्कोहल। देखो टर्सरी अल्कोहल में जो प्रोडक्ट बनते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। हमने बताया था कि एल्कीन भी बन सकती है और कीटोन भी बन सकता है। वो कब बनता है, वो ऑक्सीकारक पर डिपेंड करता है, उसके माध्यम पर डिपेंड करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे हम। देखिए टर्सरी अल्कोहल की ये कंडीशंस होती हैं। तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, सामान्यतः बहुत रेयर कंडीशन में होता है। अगर करते भी हैं तो क्षारीय और उदासीन माध्यम में यह ऑक्सीकृत होकर कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, 2 यौगिक बनाएगा। और यदि अम्लीय माध्यम में यह ऑक्सीकरण होता है तो एल्कीन बनती है हमारा मेन प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज़ विशेषता होती है कि उत्पाद बनते समय कार्बन की संख्या लगातार कम होती जाती है। उनमें नहीं हुई थी, प्राथमिक में बिल्कुल नहीं होती है, द्वितीयक में थोड़ी सी 1 कार्बन कम होता है लास्ट में जाकर, और इसमें शुरू से कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम पर बात करें जो टर्सरी अल्कोहल है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हम लें, यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल CH3 और CH3OH टर्सरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, CrO3। ये अम्लीय माध्यम में, क्योंकि क्षारीय माध्यम उदासीन में तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होता है और एल्कीन देता है, CH3, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस में H2O। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कार्बन की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीकरण इनकी उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बन की संख्या में कमी होने लगती है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कराएंगे हम। और यदि इसका ऑक्सीकरण क्षारीय और उदासीन माध्यम में कराते हैं, क्षारीय या उदासीन माध्यम में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन थे, इस प्रोडक्ट में कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, आगे इसमें कितने हो गए, 1 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन हो गए। तो इस तरह से कार्बन की संख्या में कमी आती है। अब कीटोन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, फिर उसमें और भी कार्बन की संख्या कम हो जाती है। जैसे मान लो कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं आगे तो ये बनता है एसिटिक अम्ल प्लस में फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पर कितने हो गए, C2, यहाँ पर हो गया C1।
देखो आगे ऑक्सीकरण कराया हमने, ये मेन चीज़ देखते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन थे, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बना 3 कार्बन है, फिर इसका और आगे ऑक्सीकरण कराया तो 2 ही कार्बन बचे हैं, है ना। ये इसमें टूट गया, इसका इसमें टूट गया। इस तरह से कार्बन की संख्या में उत्पाद बनते समय लगातार कमी होती रहती है। यही होता है ऑक्सीडेशन, प्राथमिक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का। जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता। यदि क्षारीय उदासीन माध्यम में होता है तो यहाँ पर अम्ल व कीटोन और अम्ल बनते हैं, और यदि अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो एल्कीन बनती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो 4th नंबर की अभिक्रिया पढ़ाएंगे वो होंगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं उनके आधार पर अभिक्रियाएं, या विक्टरमेयर अभिक्रियाएं, या उनका निष्कर्षण, या इनको अंतर करने की विधियां, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।